हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शशांक शेखर है। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है और कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम जिस सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं वो किस तरह का सॉल्यूशन है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट द जो अपना मिक्सचर है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो सारे कंपोनेंट का सेम रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और अगर चेंज हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली, तो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। नाउ द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इज इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। अब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट जो है वो एक होता है हमेशा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं एक गिवन सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है हमारे सॉल्यूशंस के। तो बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन का फेज होता है उसे डिसाइड कौन करता है, उसे डिसाइड करता है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि वही मेजरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर गैस गैस में डिजोल्व हो रहा हो, ठीक है, दूसरा केस लिक्विड गैस में, तीसरा सॉलिड गैस में। तो बेसिकली यहाँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सॉल्वेंट का स्टेट रहता है कि अगर वो गैस रहेगा सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, गैसेस सॉल्यूशन। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो गैस है, यहाँ पे भी गैस है, तो ये तीनों हमें क्या दे रहे हैं, गैसेस सॉल्यूशन दे रहे हैं। जब हमने सॉल्वेंट को लिक्विड में बदल दिया तो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तीनों सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। फिर ये भी तीनों क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। और सिमिलरली जो अपना सॉलिड है, अगर हमने सॉलिड एज सॉल्वेंट लिया है तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन सॉलिड फेज में मिलेगा, ठीक है। ई रिस्पेक्टिव ऑफ आप सॉल्यूट क्या ले रहे हो। देखो यहाँ पे हमने लिक्विड सॉल्यूट लिया, ओके, हमने क्या लिया, लिक्विड एज ए सॉल्यूट लिया है। पर क्योंकि हमने सॉल्वेंट गैस लिया है तो हमें क्या मिल रहा है, गैसियस सॉल्यूशन मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमने सॉलिड क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है। पर क्योंकि हमने सॉल्वेंट क्या लिया, गैस लिया, इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, गैसियस सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर है ये, ओके। अब इसी तरीके से हमने जब लिक्विड लिया है तो चाहे हम कुछ भी ले लें, अगर गैस सॉल्यूट ले, चाहे लिक्विड सॉल्यूट ले, चाहे सॉलिड सॉल्यूट ले, सारे के सारे हमें क्या देंगे, अगर हमने सॉल्वेंट अगर लिक्विड लिया तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और सिमिलरली अगर हमने गैस लिया हो या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड, कोई सा भी लिया हो, अगर हमने सॉल्वेंट सॉलिड ले लिया तो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो गैस गैस का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल है। अगर हमने कोई भी दो गैसेस ले लिए, सपोज हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक गैस गैस का मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हमने क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया नाइट्रोजन गैस में, किसमें मिक्स कर दिया, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। मतलब आपको भी परफ्यूम का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो परफ्यूम क्या होता है, इजीली हवा में एज ए गैस प्रेजेंट रह सकता है। तो परफ्यूम की जब हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या करता है, लिक्विड डिजोल्व हो जाता है गैस में, उस केस में। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म भी डिजोल्व हो जाता है। और अगर बात करें सॉलिड की गैस में, तो कैम्फर जो है वो भी क्या होता है, सब्लिमिनेट होके गैस में डिजोल्व हो जाता है। तो इन सब में क्या हो रहा है, जो भी अपना सॉलिड है वो किस में डिजोल्व हो जा रहा है, गैस में हो जा रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो किसका, गैस इन अ लिक्विड। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो भी अपने अगल बगल जितनी भी वाटर बॉडीज है सब में क्या ऑक्सीजन डिजोल्व है, जो कि एक्वेटिक एनिमल यूज करते हैं, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को उस ऑक्सीजन से कंफ्यूज नहीं करना जो कि इसके फॉर्मूले में होता है, वो H2O नहीं, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म वाला H2O जो कि O2 है, वो प्रेजेंट होता है किसमें, वाटर में, ओके। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपने लिक्विड को लिक्विड डिजोल्व कर दिया, सपोज आपने मिल्क और वाटर मिला लिया या फिर इथेनॉल को डिजोल्व कर लिया वाटर में, तो वो क्या बन गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड का तो बहुत एग्जांपल है, आप चीनी मिला सकते हो, नमक मिला सकते हो, ये सारे सॉलिड है। अगर आपने डिजोल्व किया इनको वाटर में तो ये क्या बनेगा, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट क्या है, गैस ऑन सॉलिड, ठीक है, किसका एग्जांपल है, गैस ऑन सॉलिड। तो इसका सबसे जो पहला एग्जांपल दिमाग में आता है वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन पलाडियम।
जैसे कि रिडक्शन के लिए अगर हम याद करें तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, एल्कीन या फिर एल्काइन का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, किसके वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, और उसे एब्जॉर्ब करवा लेते हैं सॉलिड पे, फिर उसके सरफेस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस जो है वो सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है। सिमिलरली अगर जिंक अमलगम को हम क्या करें, सॉरी मरकरी अमलगम को हम क्या करें, सोडियम में डिसॉल्व करा दे, तो ये भी क्या होगा, लिक्विड इज सॉलिड। सॉलिड सॉलिड की अगर बात करें तो जितने भी अलॉयज वगैरह वो क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए अपने किसके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमें जब भी कोई रिएक्शन करनी होती है तो हम एक सर्टेन कंसंट्रेशन को एज ए स्टैंडर्ड ले करके और उसका कुछ अमाउंट लेते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, फिर उसका रिएक्शन करवाते हैं ताकि हमें पता हो कि कितना मास कंपोनेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या हो सकता है, वैरायटी का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हो। जनरली हम मोलैरिटी को यूज करते हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, वो लिक्विड फेज में होते हैं। पर अगर डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं। जैसे कि पहला है वेट बाय वेट परसेंट। क्या है, वेट बाय वेट परसेंट कैसे लेते हैं, जिस भी कंपोनेंट का हमें वेट परसेंटेज निकालना है उसके मास को हम पहले ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड दैट विल गिव यू योर मास परसेंटेज। ओके, तो क्या कहा मैंने, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट whose mass percentage you want to calculate divided by total mass of the solution multiplied by 100 and that will give you mass percentage। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट मास में कितना यूनिट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, फिर कितना यूनिट जो कंपोनेंट जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो प्रेजेंट है, इसीलिए सब क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं, है ना। क्लियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10 ग्लूकोज इन वाटर, ओके, 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम में तो बाकी बचा हुआ 90 ग्राम क्या है, वाटर है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं गिवन डाटा से। जैसे कि अगर हमें पता है कि 10% ग्लूकोज, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर है। इसी तरीके से कॉमर्शियल यूज भी है वेट को रिप्रेजेंट करने वाले परसेंटेज का। जैसे कि जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन रहता है उसमें 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, किसमें, कॉमर्शियल ब्लीच में 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज प्रेजेंट इन वाटर। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड रहेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलर टू द वेट परसेंटेज वी हैव द वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, हम जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं उसका वॉल्यूम लेते हैं और डिवाइड, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इससे हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाता है कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहा कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है तो हम बोल सकते हैं कि हर 100 ml वाटर जो अपने सॉल्यूशन है उसमें 10 ml इथेनॉल है। क्लियर है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज का इलस्ट्रेशन। सिमिलरली अब जो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट। सिमिलरली अगर आपके पास 35% वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकिन इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि एंटी फ्रीज है, कार वगैरह भी होता है, तो एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द पॉइंट ऑफ 255.4 केल्विन। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई जिसका आपको पता चलेगा आगे से क्या होता है।
मतलब बेसिकली हम एंटी फ्रीजन डाल रहे हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या कर सके, घटा सके। तो यहाँ हम क्या करते हैं 35% लेते हैं, मतलब 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर वाटर में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जोड़ लेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऊपर न्यूमरेटर में रख के और 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पीपीएम यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन? अगर मैं इसके इलस्ट्रेशन की बात करूं तो क्यों इसका यूज होता है, 10 टू द पावर 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि किसी किसी चीज में क्या होता है कि जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि अगर आप वाटर के क्वांटिफिकेशन करोगे क्या क्या उसमें अनवांटेड चीजें प्रेजेंट है, तो उनका जो अमाउंट आएगा वो बहुत ही कम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वो बहुत कम आएगा। सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या करते हैं, पीपीएम के रूप से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कि जब हम बात करते हैं, सपोज हमने कहा कि वाटर में क्या प्रेजेंट है, पॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो वो जो पॉल्यूटेंट है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, जो पॉल्यूटेंट है उसका कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, इट्स पीपीएम की मदद से, क्योंकि ये क्या करता है 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देता है नॉर्मल वैल्यू को, ताकि आपके क्या करना आसान हो, डील करना आसान हो। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो डेवलप्ड एज 5.8 पर 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉप। तो मोल फ्रैक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, तो जब हमें गैस से डील करना हो, ठीक है, गैस के केस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, गैस के केस में मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब सपोज अगर 10 मोल्स टोटल प्रेजेंट है एक वेसल में, जिसमें से 2 मोल क्या है नाइट्रोजन है, और आपको नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 10, दैट विल गिव यू 1/5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं बाइनरी सॉल्यूशन की, मतलब बाइनरी मिक्सचर मतलब क्या हो गया, ओके, बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर। सपोज कोई बाइनरी मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें ए और बी, ओके, ए और बी 2 कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब सपोज एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें ith नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो अगर हम सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये चीज थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लगेगी शुरू में, पर बहुत ही सिंपल चीज है ये। अगर आप सोचोगे इस तरीके से कि सपोज आपके पास एक केक है, आपने उसका फ्रैक्शन कर दिया, मतलब उसको टुकड़ों में बांट दिया, अब आप अगर सारे टुकड़े एक साथ जोड़ेंगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, वो केक मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एक पूरा मान लिया, ठीक है, और उसमें अलग अलग जो फ्रैक्शन थे वो कैलकुलेट कर लिए। अब सबको ऐड कर दो आप, तो क्या मिल जा रहा है, मोल फ्रैक्शन मिल रहा है ना। क्लियर है ये चीज? नाउ मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग some physical properties of solution, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculation involving gas mixture. Okay? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एक Chi1 प्लस Chi2 प्लस Chi3 ith पार्टिकल तक हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब सपोज यहाँ पे 2 ही पार्टिकल होते हैं, 1 और 2, तो इसका अब क्या होता है आंसर, Chi1 प्लस Chi2 विल गिव यू 1। तो अगर हमें Chi2 कैलकुलेट करना हो
तो हम 1 माइनस Chi1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Chi2 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें Chi1 कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस Chi2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Chi1 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 1 है। ओके, दोनों का सम क्या है, 1 है, इसीलिए दोनों का सबका एडिशन क्या दे रहा है, हमें 1 दे रहा है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन है, क्या करना हमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% of C6H6O2 by mass. Okay, so we have 20% C2H6O2 by mass, मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, C2H6O2 है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम है, तो हम सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे C2H6O2 का। तो कैसे निकलेगा, 2 कार्बन है, इसे 12 इंटू 2, 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 इंटू 16 फॉर वाट, फॉर ऑक्सीजन, जिससे हमें 62 ग्राम मिल रहा है। तो क्योंकि इसका मास परसेंटेज 20 है, इसका मतलब 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, सिंपल है, 20/62 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो गिवन मास है वो क्या है, 20 ग्राम। अगर हमें दिया मास परसेंटेज 20 है, मतलब हर 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20 ग्राम क्या इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाई द मोलर मास विच इज 62। इससे आपको क्या मिलेगा, 0.322 मोल्स ऑफ योर C2H6O। क्लियर है ये, ओके। अब मोल्स ऑफ वाटर निकालना हमें, तो हमें पता है कि 20 ग्राम क्या इथाइलिन ग्लाइकोल, 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन है, तो 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो 80/18 एंड दैट विल गिव यू 4.444 मोल्स, so that is the mole for water. Now अब कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट है, पता है कितना था वो, 0.322, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, 0.322 प्लस 4.444 विच इज आवर व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बताओ, मोल फ्रैक्शन वाटर कितना आएगा, 0.932। अगर इस तरह का आपसे पूछ ले जाए कि वाटर का निकालो तो कैसे निकालोगे, आपको पता है Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, तो Chi2 क्या होगा, 1 माइनस Chi1, तो हमने क्या किया, 1 माइनस 0.068 कर दिया, दैट विल गिव यू 0.932। क्लियर है। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। तो इन सब में जो मोलैरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही मैक्सिमम जगह यूज होती है, ठीक है। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके पास, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मोलैरिटी मिलेगी, देख लो आप, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो द सॉल्यूशन शुड हैव अ यूनिट ऑफ लीटर आल्सो, दिस इज आल्सो एप्रोप्रिएट, राइट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहा कि हमारे पास 0.25 मोल पर लीटर है, या फिर हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल वाटर में 0.25 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज। तो solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter. Okay, next एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन, है ना। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास एंड दैट विल गिव यू मोल एज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम है डिवाइड बाय टोटल मास जो होगा, ठीक है, मोलर मास जो होगा दैट विल गिव योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, द सॉल्यूट। और
हमें पता है सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर, ऐसे हम लीटर में चेंज करेंगे। मैंने बताया था कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं कहीं लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1 में डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। हाँ, 1 मीटर क्यूब फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो पहले हमने क्या किया, मोल्स ऑफ NaOH निकाला। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम, दैट विल गिव यू 0.125। फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाला लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण क्या मिल गया हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैरिटी हमें पता है, तो मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या पता है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड दैट विल गिव यू अ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, मोलैरिटी। अब मूव करते हैं मोलैलिटी की तरफ। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिया, और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट का मास लेते हैं अपन, है ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मोलैलिटी में क्या लेते हैं, सॉल्वेंट का मास लेते हैं, वो भी केजी में। ओके, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल पर केजी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 केजी में। ठीक है, मतलब एक मोल ऑफ KCl प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्यूशन में। क्लियर है? हमें पता है कि 1 मोल KCl का मास क्या होता है, 74.5। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 74.5 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ 100 केजी 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। क्लियर है? अब जैसे हम मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, है ना। और हमें क्या मिलेगा, मोलैलिटी मिलेगी यहाँ पे। क्लियर है? Now, each method of expressing concentration of the solution has its own merits and demerits, है ना। सबके अपने uses है और disadvantages है। तो mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature. तो all these are independent of temperature, मतलब इसका सारे टेम्परेचर पे वैल्यू सेम आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंगली, ताकि रिएक्शन हम प्रोसीड करवा सकें। तो molarity is a function of temperature. This is because volume depends upon temperature and mass does not. तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे, है ना, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो डिफरेंट अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो डिफरेंट मोलारिटी निकलेगी। पर ये चीज मोलालिटी में नहीं देखी गई है। ठीक है, क्योंकि उसमें मास कंसिडर कर रहे हैं, और मास जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। एक बेंजीन लिया हमने, ओके। अब उसकी मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सिंपल है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालेंगे। बेंजीन तो यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे, मोलर मास कैलकुलेट करके। तो number of moles equal to given mass by molar mass, and that will give you what, the molecule. Okay, the number of moles. Next उससे हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से। अब ये ग्राम में गिवन, केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10⁻³ से, एंड दैट विल गिव यू द टोटल मोलैलिटी। देखो क्या किया हमने, पहले मोलर मास कैलकुलेट किया और मोल्स ऑफ C2H4O2 निकाल लिया। अब मोल्स ऑफ बेंजीन हमें पता है, ओके। तो इससे हमने क्या किया, फर्दर क्या किया, इससे मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। क्लियर है ये चीज? ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। तो आज हमने सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास। अब यहाँ पे सबसे जो यू कैन से इंपॉर्टेंट है वो मोलैरिटी है एज कंपेयर टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, जो कि मोलैलिटी वाले केस में नहीं है। पर यही सेम चीज कहाँ पे है, यही सेम चीज हमारे मोलैरिटी में है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। अब वॉल्यूम का क्या है कि
क्या होगा वॉल्यूम के कारण? वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वो अलग अलग मोलैरिटी देगा, जो कि रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट को लिया है। क्लियर है ये? ओके, so with this I end my lecture. Thank you.